हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे समावयवता, क्या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए 12th के लिए भी हेल्पफुल रहेगी और 11th के लिए हेल्पफुल तो है ही, साथ में 12th के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आइए दोस्तों फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हाँ, इससे पहले दोस्तों मैंने आईयूपीएससी नामकरण के लगभग 3 से 4 वीडियो आपको दे दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इनको देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया है तो आप जाइए और देखिए, क्योंकि आपका जो आईयूपीएससी नामकरण का टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए फिर अब हम समावयवता को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, समावयवता को स्टार्ट करने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं और इसके बाद हम इसको देखेंगे। तो दोस्तों, मैंने यदि कोई एक यौगिक लिख दिया है और जो यौगिक है हमारा C4H10, ठीक है। अब ये दोस्तों यौगिक है, इसका ये अणु सूत्र है, मतलब अणु सूत्र इसका क्या है, ये है C4H10। मतलब इसमें कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। ये इसका अणु सूत्र है। ठीक है, क्या दोस्तों मैं इसको और किसी तरीके से लिख सकता हूं? तो देखते हैं इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा हम कर सकते हैं, देखो यहां पर हमने कार्बन बना दी, कितनी कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन ले लिए। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास 10 है। ठीक है, तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, देखो अभी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अभी एक बॉन्ड से जुड़ा है तो मतलब इस कार्बन की वैलेंसी अभी 1 ही है, हमें अभी इसकी वैलेंसी 3 और देना है। ठीक है, तो वो 3 कौन देगा इसको वैलेंसी, हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो इसको हम जब 3 हाइड्रोजन दे देंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आप इसकी देखिएगा कि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है। तो एक इधर से और एक इधर से, 2 बॉन्ड लगे हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। हमें इसकी वैलेंसी कितनी करनी है, 4। तो आप इसमें 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसकी भी देखो 2 है, 4 करनी है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसकी कितनी है, 1 है, 4 करनी है तो इसमें कितने हाइड्रोजन लगा दो, आप 3 लगा दो। ठीक है, तो 3 और 3 6, 2 8 और 2 10। ठीक है, 10 हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास 4 कार्बन है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या किया, इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया। अब मैं इसमें देख रहा हूं, इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, मतलब इन दोनों का अणु सूत्र अभी क्या है, समान है। दोनों का अणु सूत्र क्या है, समान है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका H एक कम कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने CH3 कर दिया। ठीक है, चलो इसमें देखो आप कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और इसमें 3 और 3 6 और 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। मतलब मैं इनमें देख रहा हूं दोस्तों कि कार्बन की संख्या समान है, हाइड्रोजन की संख्या समान है, मतलब इन तीनों का अणु सूत्र क्या है, समान है। अणु सूत्र क्या है, समान है। तीनों का अणु सूत्र समान है, लेकिन इनकी संरचनाएं अलग अलग हैं। इसकी संरचना देखो अलग है, इसकी संरचना आप देखो अलग है, और इसकी संरचना भी आप देखो अलग है। तीनों की संरचनाएं अलग अलग हैं, लेकिन अणु सूत्र समान है। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं, जिनके अणु सूत्र समान होते हैं और संरचनाएं अलग अलग होती हैं। समझ रहे हो ना? तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, किंतु संरचना एवं गुण अलग अलग होते हैं, ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवी यौगिक कहते हैं। और इस गुण को, कौन से गुण को, जिस गुण के कारण इनकी जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग हैं, इस गुण को हम कहते हैं समावयवता, आइसोमेरिज्म। तो आप समझ ही गए होंगे कि समावयवता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, समावयवता में अणु सूत्र समान होते हैं,
है ना, और उनके गुण और संरचनाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब ये अणु सूत्र नाम का क्या है, अणु सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों अणु सूत्र ये होता है कि किसी, जैसे मान के चलो देखो ये अणु है, इस अणु में कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, इन सब का जो अनुपात होता है, इससे एक जो सूत्र बनता है, इन सब के जो अनुपात से एक सूत्र बना, जैसे इसमें एक ये सूत्र बन गया ना C4H10, ये जो सूत्र बना है ये सूत्र है अणु सूत्र, जिसमें कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। समझ रहे हैं ना, तो ये इसका अणु सूत्र है। ठीक है, अब इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10, इसमें भी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10, मतलब ये अणु सूत्र इसका समान है, लेकिन संरचनाएं और गुण इसके अलग अलग हैं, मतलब ये समावयवी यौगिक है और इस गुण को हम क्या बोलेंगे, समावयवता बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपकी समावयवता समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम इस समावयवता का वर्गीकरण करते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं समावयवता का वर्गीकरण। तो दोस्तों जो समावयवता है, समावयवता दो प्रकार की होती है। पहली होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविमीय समावयवता। क्या बोला मैंने, पहली संरचनात्मक समावयवता और दूसरी है त्रिविमीय समावयवता। तो मेरे भाई जो संरचनात्मक समावयवता है, वो संरचनात्मक समावयवता हमें केवल 11th में पढ़नी है, और ये जो त्रिविमीय समावयवता है, ये त्रिविमीय समावयवता को हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे, ये 11th में हमें नहीं पढ़ना। 11th में केवल हमें संरचनात्मक समावयवता को पढ़ना है। ठीक है, अब आगे संरचनात्मक समावयवता की बात करें तो संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। ठीक है, जिसमें से पहली हमारी है श्रृंखला समावयवता। कौन सी समावयवता, श्रृंखला समावयवता। सेकंड हमारी रहेगी स्थिति समावयवता। थर्ड हमारी रहेगी वलय समावयवता, और फोर्थ हमारी रहेगी क्रियात्मक समावयवता, और फिफ्थ हमारी रहेगी मध्यावयवता, मध्यावयवता, और सिक्स्थ हमारी रहेगी चलावयवता। क्या, चलावयवता। इन समावयवताओं को हम आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों समावयवता का वर्गीकरण है। तो आइए दोस्तों अब हम इनको स्टार्ट करके और पूरा कंप्लीट करके समझते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं श्रृंखला समावयवता को। ये हमारी पहली समावयवता है, संरचनात्मक समावयवता का पहला प्रकार है। ठीक है, तो दोस्तों यदि श्रृंखला समावयवता की बात करें तो दोस्तों ये तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, श्रृंखला समावयवता मतलब ये है मेरे भाई, इसमें श्रृंखला में कुछ डिफरेंस होता है, श्रृंखला में कुछ डिफरेंस होता है। जो कार्बन परमाणु की हम श्रृंखला बनाते हैं, उस कार्बन परमाणु की श्रृंखला में डिफरेंस होता है, इसलिए इसका नाम आया श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। देखो समावयवता है मेरे भाई, तो इसका अणु सूत्र तो समान होगा, अणु सूत्र समान होगा, तो अंतर किसमें होगा, श्रृंखला में, इसलिए इसका नाम है श्रृंखला समावयवता। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं, किंतु कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता होती है। जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला होती है उसमें क्या होती है, भिन्नता होती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इसकी हम थ्योरी देखते हैं। सॉरी, थ्योरी हमने इतना लिख लिया, इस थ्योरी के बाद आपको एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल हम बताते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है C4H10, C4H10, ये एक कार्बनिक यौगिक है, इसके हमें समावयवी देखना है ना, C4H10 के समावयवी, समावयवी, ठीक है, ये इसके हमें समावयवी देखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस C4H10 को हम किस किस टाइप से लिख सकते हैं उसको देखिएगा। ठीक है, कितने कार्बन है, देखो इसको हम कार्बनिक यौगिक बनाने की विधि भी इसमें सीख जाएंगे। कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को पहले लिख लीजिए, 1 2 3 और ये 4 है ना। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 10 हैं, तो इसमें एक बॉन्ड लगा है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी, सॉरी कितने बॉन्डिंग की कमी है, 3 की कमी है, क्योंकि कार्बन की बॉन्डिंग कितनी होती है, 4, तो इसमें एक लगा है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 3, 3 और 1 4, इसमें 2 बॉन्ड लगे हैं तो कितने हाइड्रोजन, 2, इसमें 2 बॉन्ड लगे तो कितने हाइड्रोजन, 2, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, अब इसमें एक ही बॉन्ड लगा तो कितनी कमी है बॉन्डिंग वैलेंसी की, 3 की, तो इसमें आप लगा दो 3 हाइड्रोजन। देखो 3 और 3 6,
2 8 और 2 10, इसमें हाइड्रोजन 10 हो गया। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो इसका समावयवी एक ही है। ठीक है, चलो और इसके समावयवी देख लेते हैं। ठीक है, बी है ना, क्या इसको मेरे भाई हम ऐसा लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10, लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि देखो इसकी जो कार्बन श्रृंखला है वो अलग है और इसकी कार्बन जो श्रृंखला है वो अलग है। देखो इसमें ये अलग से एक शाखा निकल गई, इसकी सीधी थी और इसमें एक शाखा निकल गई, मतलब ये श्रृंखला में क्या है, श्रृंखला अलग अलग है ना, इन दोनों की श्रृंखला अलग अलग है, इसलिए इसका नाम रखा गया श्रृंखला समावयवता। बाकी अणु सूत्र तो इन तीनों के समान है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया क्या है, श्रृंखला समावयवता। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और दिखाता हूं। जैसे मैंने मान के चलो ये सेकंड एग्जांपल हमने लिया है और इसमें हम C5H12 के समावयवी समावयवी, ठीक है, और ये कौन सी समावयवी है, श्रृंखला समावयवी है। ठीक है, तो देखिए कितनी कार्बन है 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 12, तो आप 3 यहाँ लगा दीजिए क्योंकि ये 4 हो गया, इसके यहाँ कितने लगेंगे 2 लगेंगे, यहाँ पर भी 2 लगेंगे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर कितने लगेंगे 3, क्योंकि 4 बैलेंस ही होती है तो इसके हिसाब से लगा दिए। तो आप देखिए 3 और 3 6, 2 8, 2 10, 2 12 हो गए ना, 12 हाइड्रोजन है हमारे पास, 5 कार्बन है, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कोई दूसरा तरीका है हमारे को इसको लिखने का? तो बिल्कुल है। क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते CH3 सिंगल बॉन्ड CH, है ना, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन इसमें 12 है, 3 3 6 3 9 10 और 2 12। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। क्या इसको और तरीका है लिखने का? तो लिख सकते हैं, कैसा, CH3 CH2 CH और यहाँ CH3, यहाँ पर हमने लिख दिया CH3। देखो अभी हमने यहाँ जोड़ा था, अब कहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमारा दूसरा तरीका ये है कि इसको आप यहाँ मत लिखो, जो CH3 आप यहाँ मत लिखो, इसको आप यहाँ लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है इसको लिखने का। तो देखो श्रृंखला में केवल देखो ये सीधी श्रृंखला है, इसमें एक शाखा और इसमें कितनी शाखा है, 2 शाखाएं, मैंने अलग अलग टाइप से लिखा है, श्रृंखला में केवल भिन्नता है ना, इसलिए इस समावयवता का नाम क्या रखा गया, श्रृंखला समावयवता। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगली समावयवता। सेकंड है मेरे भाई स्थिति समावयवता। कौन सी समावयवता, स्थिति समावयवता। तो ये भी हमें नाम से बता रही है स्थिति समावयवता है। कौन सी, स्थिति समावयवता, मतलब दोस्तों इसमें स्थिति में भिन्नता होती है। अब ये किसकी स्थिति में भिन्नता होती है, तो ये भी तो हम जाने, है ना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह जो होता है, इस क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता होती है। किसकी, क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता होती है। तो क्रियात्मक समूह मैंने आपको बता ही दिए हैं कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे OH हुआ, Cl हुआ, है ना, क्लोरो हुआ, है ना, और जैसे COOH हुआ, CH हुआ, ये सब क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, है ना। तो इस समावयवता में मेरे भाई केवल क्रियात्मक समूह होता है उसमें भिन्नता होती है, बाकी अणु सूत्र तो इसमें समान होंगे, क्योंकि समावयवता नाम का जहां शब्द आ गया वहां पर आप ये समझ लेना कि अणु सूत्र तो इसके समान है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं, किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न स्थितियों में जुड़ा होता है, अलग अलग स्थितियों में जुड़ा होता है। अब ये कैसे भिन्न भिन्न स्थितियों में जुड़ा होता है, कैसे क्या होता है, तो उस चीज को हम समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई दोस्तों एक एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 है C3H7OH। ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, अच्छे से दिख रहा है क्या, C3H7OH, C3H7OH, ये हम एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, C3H7OH,
ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, इसको आप ऐसे लिख दो, ठीक है। अब हमें इसके समावयवी देखना है, इसमें ये क्रियात्मक समूह है जो आपको दिख रहा है OH, ये क्रियात्मक समूह है ना। हमें इसके समावयवी देखना है कि इसमें हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो कैसे कैसे स्थितियों में जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें मेरे भाई कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 7, ऑक्सीजन कितना है 1 और H कितना है 1, मतलब OH हमारे पास 1 है। तो इसको कौन कौन सी स्थिति में हम जोड़ सकते हैं, देखो 3 कार्बन है तो 1 2 और ये 3, यहाँ पर एक बैलेंस है तो कितने हाइड्रोजन 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं ना 2 हाइड्रोजन, नो एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखो हाँ 2 वैलेंसी है ना, 2 कार्बन एक ये और एक ये 2 हो रही है ना, तो एक हाइड्रोजन देंगे तो तीन ही हो पाएगी ना, तो इसलिए हमें 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन और बचे, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन आप इसको दे दो और OH को आप कहाँ यहाँ पर जोड़ दो। क्या हम जोड़ सकते हैं, देखो अभी हमने जो देखा है कि OH हमारा इस वाले कार्बन से जुड़ा है, क्या हम इसको दूसरा कोई तरीका लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रियात्मक अलग अलग स्थितियों में जुड़ा होता है ना। अभी देखो यहाँ जुड़ा है, अब देखो अगली स्टेप बनाएंगे, अगला हम जो बनाएंगे उसमें अलग तरीके से जुड़ा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर हमने जोड़ दिया OH, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, देखो क्रियात्मक समूह अलग, देखो यहाँ पर दूसरे कार्बन से जुड़ा है, देखो यहाँ पर पहले कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर दूसरे कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये क्रियात्मक समूह अलग अलग तरीके से जुड़ा है ना। तो केवल क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता है ना, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्रियात्मक समावयवता। नहीं समझे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है C4H9Cl, दूसरा एग्जाम्पल है C4H9Cl, ठीक है। तो देखो इसको समझ लो, इसमें कितने कार्बन है 4, तो 1 2 3 और ये 4, हमारे पास एक Cl है, इसको हम बाद में जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ो, चलो जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर हमने जोड़ दिया, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 9 है, तो आप 3 इससे जोड़ दीजिए, 2 2 और ये 2, ठीक है। हमारे पास 9 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन हो गए, एक Cl हो गया, हाँ जुड़ गया। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन है Cl, यहाँ पर अभी किससे जुड़ा है, पहले कार्बन से जुड़ा है। अब और देखो और बना सकते हैं इसको, CH3CH, यहाँ पर आप Cl जोड़ दो, यहाँ पर आप CH2 लिख दो, यहाँ पर आप CH3 लिख दो। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको और कोई तरीका है जोड़ने का, देखो हाँ तो है, इस कार्बन से जोड़ दो, ठीक है, इस कार्बन से जोड़ सकते हैं ना। तो देखो CH3 CH2 CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, यहाँ भी ऐसा भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने अलग अलग तरीके से देखा, केवल हमें कि क्रियात्मक समूह दिख रहा है वो ही अलग अलग तरीके से दिख रहा है, बाकी कार्बन श्रृंखला इसमें सीधी है, इसमें सीधी है, इसमें भी सीधी है, इसमें भी सीधी है, केवल जो क्रियात्मक समूह है वो अलग अलग स्थितियों में जुड़ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्रिया स्थिति समावयवता, क्योंकि क्रियात्मक समूह जो है ना अलग अलग स्थितियों में जुड़ा होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब हम अगली समावयवता देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं वलय समावयवता। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग का भी फायदा हो, ठीक है। तो वलय समावयवता देखते हैं। तो दोस्तों ये वलय समावयवता एक ऐसी समावयवता है जिसमें अणुसूत्र तो समान होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अणुसूत्र इसमें समान होंगे, किंतु क्या होता है दोस्तों, जो यौगिक होता है उसमें एल्कीन और एल्काइन आ जाते हैं। अभी एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, तो मेरे भाई जो डबल बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। और मेरे भाई जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। और जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की समावयवता में मेरे भाई क्या होता है, अणुसूत्र समान होता है, लेकिन क्या होता है जो श्रृंखला होती है, जो यौगिक होता है उसमें एल्कीन, एल्काइन या एल्केन ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र समान होते हैं किंतु यौगिक में एल्कीन, एल्काइन, एल्केन आदि ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो
देखते हैं दोस्तों फिर इसको कैसे क्या समझते हैं, ठीक है। चलो तो इसका दोस्तों एग्जाम्पल पहला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर एक, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर एक है हमारा C4H6, ठीक है। चलो C4H6 ये हमारा है एक यौगिक, इसके हमें तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसके मतलब किस प्रकार से समावयवी बनते हैं, ठीक है। तो देखो कितने कार्बन है, 4, तो 1 2 3 और ये 4 है ना, सब में बॉन्ड लगा दीजिए बीच में। हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर 7 नहीं मेरे भाई 6 है, कितने हैं 6 है, तो 6 हाइड्रोजन देना है। तो आप एक काम कीजिए मेरे भाई, आप क्या कीजिए, इसको आप 3 हाइड्रोजन दे दो, इसको आप 1 हाइड्रोजन दे दो और इसको आप 2 हाइड्रोजन दे दो। अब आप इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब आप इसे बैलेंस कीजिए कि इसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। कार्बन की बैलेंस कितनी होती है 4, तो 3 और 1 4 हो रही है। इसकी कितनी हो रही है 1 2 और 1 हाइड्रोजन द्वारा दी जा रही है, तो कितनी हो रही है 3 हो रही है, बट 4 नहीं हो रही। तो 4 लगाने के लिए यहाँ पर क्या कीजिए, आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो इसकी बैलेंस ही पूरी 4 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसकी बैलेंस ही 4 हो रही है मेरे भाई, नहीं हो रही। देखो 1 2 और 1 यहाँ से कितनी हो रही है 3, हमें कितनी करनी है 4, तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो देखो हो गई ना 4। इसकी देखो 2 और 2 4 है ना, इसकी भी 4 इसकी भी 4 इसकी भी 4। तो क्या मेरे भाई हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, क्या ऐसा हम इसको नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल मेरे भाई हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या तो कोई दूसरा तरीका है इसको लिखने का, तो देखिएगा लिखते हैं। यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया, यहाँ पर हमने C दे दिया, यहाँ पर हमने C दे दिया, यहाँ पर हमने दे दिया CH3। क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, बट ये बैलेंस नहीं है और ये बैलेंस नहीं है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो ना, हो जाएगा बैलेंस। इसकी बैलेंस ही 4 इसकी बैलेंस ही 4 हो गए बैलेंस। ये देखो इसमें क्या था एल्कीन था, इसमें डबल बॉन्ड था एल्कीन था, इसमें क्या आ गया एल्काइन आ गया। तो हमने यही तो सीखा था कि अणु सूत्र तो समान होंगे लेकिन एल्कीन एल्काइन आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो 4 कार्बन इसमें है, 6 हाइड्रोजन इसमें है, 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इसमें है, लेकिन इसमें एल्कीन है और इसमें क्या आ गया एल्काइन, है ना। तो ये इस प्रकार की समावयवता तभी उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु यौगिक में एल्कीन एल्काइन ये सब आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल मेरे भाई हमारे पास है C3H6, क्या है C3H6 है ना। तो क्या इसको हम किस किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हमें देखना, ठीक है। हमारे पास कार्बन कितने हैं, हमारे पास कार्बन है 3 और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 6 हैं, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको आप देखिएगा, ठीक है। कार्बन हमारे पास 3 है, 1 2 और ये हमारे पास 3, ठीक है। इसमें आप क्या कीजिए 3 हाइड्रोजन दे दीजिए, इसको आप 1 दे दीजिए और इसको आप क्या दे दीजिए 2 दे दीजिए। क्या अब ये मेरे भाई बैलेंस है, क्या मेरे भाई ये बैलेंस है, नहीं है बैलेंस, हमारे पास ये बैलेंस नहीं है। तो क्या करें, तो इसमें कितनी बैलेंस ये हो रही है 3 हो रही है और इसकी भी कितनी हो रही है 2 और 1 3 हो रही है। हमें कितनी करनी होती कार्बन की 4, तो ये 4 हो गई, इसकी भी 4 इसकी भी 4 और इसकी भी 4, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब क्या और कोई तरीका है इसको लिखने का, तो बिल्कुल है। क्या इसको हम CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या है एल्कीन है, इसमें क्या है एल्केन आ गया, समझ रहे हैं ना। तो एल्कीन एल्केन एल्केन, ये एल्कीन एल्काइन और एल्केन ये आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने यही तो देखा। इस प्रकार की समावयवता तभी उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र क्या होंगे समान होंगे, किंतु यौगिक में क्या आ जाएगा एल्कीन एल्काइन यही आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम अगली समावयवता देखते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं क्रियात्मक समावयवता, है ना। मतलब दोस्तों ये जो क्रियात्मक समावयवता है इसमें कुछ क्रियात्मक समूह का कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब ये जो समावयवता है ये क्रियात्मक समूह से संबंधित है, इसलिए इसको क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। अब ये क्रियात्मक समूह से किस प्रकार से संबंधित है, कैसा क्या है, तो उसको समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो क्रियात्मक समूह बदल जाता है, क्रियात्मक समूह बदल जाता है, बस इतनी सी प्रॉब्लम इसमें होती है, बाकी इसका अणु सूत्र है ना वो समान होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकार से जुड़ा होता है, या फिर ऐसा कहो कि क्रियात्मक समूह
बदल जाता है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। और अणु सूत्र तो इसका समान ही रहेगा, तो कैसे क्या क्रियात्मक समूह बदलेगा, कैसे क्या होगा, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है। तो जैसे हमारे पास दोस्तों एक एग्जांपल है C2H6O, है ना। ये हमारा पहला एग्जांपल है C2H6O, है ना। के समावयवी हमें देखना है, के समावयवी। ठीक है। तो हम पहला समावयवी देखते हैं। ठीक है। इसमें अणु सूत्र देखो क्या है, C2H6O, मतलब C हमारे पास 2 है, H हमारे पास 6 है और O हमारे पास 1 है। हमें इसके क्या बनाना है, समावयवी बनाना है। ठीक है। तो पहला हम समावयवी बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या मेरे भाई, हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। देखो कार्बन हमारे पास 2 हैं तो 1 और 1 2। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 6 है तो 3 और 3 6। अब यहाँ पर हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, O है। हमारा क्रियात्मक समूह क्या है, O। और O को हम क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं, तो ईथर। मतलब यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह क्या है, ईथर है। क्या हमारा इसको दूसरा तरीका है लिखने को, तो देखते हैं। देखो बिल्कुल है। क्या दोस्तों हम इसको C2H5OH नहीं लिख सकते? क्या इसको हम C2H5OH नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितना है, 1 तो है। यहाँ पर हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, OH है। क्या है, OH, एल्कोहल है ना। तो देखो इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, O है, और इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, OH। तो क्रियात्मक समूह बदल गया ना मेरे भाई, क्रियात्मक समूह बदल गया, चेंज हो गया, है ना। बाकी जो अणु सूत्र है वो तो समान है। अणु सूत्र क्या है, समान है, केवल क्रियात्मक समूह चेंज हुआ है। तो यही बोला मैंने कि यदि क्रियात्मक समूह बदल जाता है और अणु सूत्र समान रहता है तो क्रियात्मक समावयवता उत्पन्न होती है। ठीक है। मैं इसका और भी एग्जांपल बता दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर इसका मैं 2 बता रहा हूं, है ना। जो हमारे पास है C3H9N। ठीक है, C3H9N, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, इसको आप समझिएगा। ठीक है। तो देखो कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कार्बन हमारे पास कितने, 1 2 3 है, 3 है। हाइड्रोजन हमारे पास 9 है, तो 3 2 5 और 2 7 और 2 9, है ना। और नाइट्रोजन 1 है तो 1 है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह ये है NH2। NH2 को हम क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन। क्या इसको दूसरा तरीका है लिखने का, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो चलो, तो इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का, देखो यहाँ पर अब क्रियात्मक समूह क्या है, एमीन है। अब दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कार्बन हमारे पास 3 है तो 1 2 3, नाइट्रोजन 1 है तो 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 9, तो 3 3 6 और 3 9, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बन सकता है। ठीक है। तो ये हुई हमारी दोस्तों कौन सी समावयवता, क्रियात्मक समावयवता। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों मध्यावयवता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटा आइसोमेरिज्म। मेटा आइसोमेरिज्म, ठीक है, मेटा आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्तों, यदि मध्यावयवता की बात करें तो दोस्तों ये इस प्रकार की समावयवता है जिसमें अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन जो आपका जो यौगिक होगा उसमें एल्किल आ जाएगा, कभी कभी एथिल आ जाएगा। मतलब जो एल्किल समूह है मेरे भाई वो चेंज हो जाएगा टोटल, ये बात है। अब ये एल्किल समूह क्या होता है तो इस चीज को आप समझ लो। तो दोस्तों एल्किल समूह होता है CH3 सिंगल बॉन्ड, है ना, C2H5 सिंगल बॉन्ड, है ना, और C3H7 सिंगल बॉन्ड, ये एल्किल समूह है। ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं हम प्रोपिल, क्या बोलते हैं, प्रोपिल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एथिल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं मेथिल। ये एल्किल समूह है। ठीक है। तो इस प्रकार की समावयवता दोस्तों तभी उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होंगे, किंतु जो यौगिक होगा उसमें जो एल्किल समूह होगा वो चेंज हो जाएंगे। मतलब ये जो समूह है वो चेंज हो जाएंगे, कभी इसमें CH3 होगा, कभी इसमें C2H5 होगा, कभी इसमें C3H7 होगा, ये चेंज हो जाएंगे, बाकी इसका अणुसूत्र रहेगा समान। ठीक है। तो आइए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरे भाई, इसका C4
C4H11O, C4H11O, नो C4H10O है ना। हमारे पास क्या है, C4H10O, ये है हमारे पास एग्जाम्पल C4H10O, है ना। इसमें क्या होता है, क्रिया जो एल्केन समूह है वो चेंज होता है, बाकी इसका जो अणु सूत्र है वो समान रहेगा, है ना। तो देखते हैं कि समावयवी, ठीक है, समावयवी, ठीक है। तो क्या मेरे भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, CH3 ऐसा लिख सकते हैं, और बीच में हमने O लिख दिया, और यहाँ पर हमने ये इसको लिख दिया है C3, हाँ C3H7, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारा एल्किल समूह मैथिल है, ये क्या है, मैथिल है, यहाँ पर O है, और यहाँ पर अभी कौन से समूह है, प्रोपेल समूह जुड़ा है। कौन सा समूह जुड़ा है, प्रोपेल समूह। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 3 और 1 4, हाइड्रोजन हमारे पास 10 है, O 1 है, मतलब अणु सूत्र इसका समान है। लेकिन इसको हमने ऐसा लिख दिया ना, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, क्या मेरे भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, C2H5O, C2H5 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एल्किल समूह चेंज हो गया ना, यहाँ पर एल्किल समूह क्या था, मैथिल, और यहाँ पर एल्किल समूह क्या है, C2H5। यहाँ पर एल्किल समूह क्या था, प्रोपेल, और यहाँ पर एल्किल समूह क्या है, C2H5, एथिल है, दोनों एथिल है, मतलब ये चेंज हो गया, हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार की समावयवता दोस्तों तभी उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होंगे, है ना, किंतु क्या होगा, एल्किल समूह इसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं, जैसे हमारे पास लिखा है C4H11N, C4H11N, ये हमारे पास लिखा है, ठीक है। अब हमें इसके क्या करना है, समावयवता देखना है, मतलब इसमें किस प्रकार से एल्किल समूह चेंज होता है, ठीक है। तो क्या दोस्तों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, CH3NH C3H7 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसमें एल्किल समूह मैथिल है, और इसमें एल्किल समूह क्या है, प्रोपेल है। क्या इसको दूसरा तरीका है लिखने का, तो बिल्कुल है, क्या C2H5, यहाँ पर NH लिख दिया, और यहाँ पर C2H5 लिख दिया, तो यहाँ पर एल्किल समूह चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर एल्किल समूह चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल चेंज हो गया ना चेंज। तो समूह चेंज हो गया, बाकी इसका अणु सूत्र देखो समान है, अणु सूत्र क्या है, समान है ना। तो मैंने आपको यही बताया दोस्तों, इसमें एल्किल समूह चेंज होता है, बाकी अणु सूत्र कैसा होता है, समावयवता, ठीक है। तो इस प्रकार से जो समावयवता होगी उसे बोलेंगे हम मध्यावयवता। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं लास्ट हमारी जो समावयवता है आज की वीडियो की, जिसका नाम है चलावयवता। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं चलावयवता को, ठीक है। तो दोस्तों चलावयवता को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ये मैंने देखा एग्जांपल C2H5CN, ये मैंने एक यौगिक लिख लिया, ठीक है। इसमें इसका नाम क्या है, एथिल, और इसका नाम क्या है, साइनाइड। ये क्या है, एथिल, CN साइनाइड होता है, तो इसका नाम क्या हुआ, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, ठीक है। तो क्या मेरे भाई मैं इस एथिल साइनाइड को कुछ इस टाइप से नहीं लिख सकता क्या, C2H5 और ये NC, मैंने CN को क्या कर दिया, NC लिख दिया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या है, एथिल, और NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, तो इसका नाम क्या हो गया मेरे भाई, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें हमने देखा कि देखो दोनों के अणु सूत्र समान है, इसमें C2 है, H5, C1, N1, मतलब इसके अणु सूत्र समान है, कोई दिक्कत नहीं, अणु सूत्र क्या है, समान है। लेकिन दोस्तों ये जो एक यौगिक था, ये एक यौगिक दूसरे यौगिक में परिवर्तित हो गया, यौगिक के बार परिवर्तित हुआ, बाकी अणु सूत्र तो क्या है, समान है, अणु सूत्र कैसे है, समान है। तो मेरे भाई क्या होता है कि जो चलावयवता होती है, ये चलावयवता मतलब हम ऐसा कहें, इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होती हैं, किंतु क्या होता है, एक यौगिक दूसरे यौगिक में परिवर्तित होता है। जैसे ये वाला यौगिक इस यौगिक में परिवर्तित हो गया, अणु सूत्र समान है, तो ये इसमें कौन सी समावयवता दोस्तों, चलावयवता है, ठीक है।
तो आपको इसका एग्जाम्पल लिख लेना है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख लेना है, C2H5CN, C2H5CN के समावयवी, समावयवी, ठीक है, और ये है समावयवी, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टोटल पूरी समावयवता को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।